Hello and welcome to Filler Farm. I am Ali Akhtar, sociology teacher at Filler Farm. तो अभी हम लोग इमाइल डर्कीम के जितने कॉन्सेप्ट थे सारे को पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे आज। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है फिलर फॉर्म, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव में जो भी, उनको आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए कि कोर्स शुरू हो चुका है और सब में 10% ऑफ चल रहा है। ये कोड यूज़ करने पे, अलीम 10 कोड यूज़ करने पे 10% ऑफ चल रहा है। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप कोर्स लेना हो तो ले सकते हैं आप इस कोड के थ्रू। फर्स्ट पेपर है या सेकंड पेपर में जो भी पेपर्स आप लेना चाहते हैं उसमें भी आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ सोशोलॉजी के लिए, कोई भी सब्जेक्ट है आपका अगर आप लेते हैं और ये कोर्स यूज़ करते हैं, ये कोड यूज़ करते हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैक्स वेबर को आप लोगों ने पहले भी पीजी क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक, बहुत सारे उनके कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, तो उसी सबको कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उनकी बायोग्राफी देख लेते हैं क्या है, थोड़ा बहुत बहुत ब्रीफ में। सो मैक्सिमिलियन कार्ल इमाइल वेबर वॉज जर्मन सोशोलॉजिस्ट। तो ये कौन थे? एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, जर्मनी के ये समाजशास्त्री थे, हिस्टोरियन थे यानी कि इतिहासकार थे, जूरिस्ट थे एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, who is regarded as among the most important theorists of the development of modern western society। जो मतलब मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी की जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, उन सब के लिए ये जाने जाते हैं। His idea profoundly influenced social theory and research। इनकी आइडिया जो है वो ज़्यादातर सोशल थ्योरी और रिसर्च को इन्फ्लुएंस करती है। ये 21 अप्रैल 1864 में इनका इनका जन्म हुआ, जर्मनी में। ठीक, डेथ हुई इनकी 14 जून 1920 में, ये भी जर्मनी में ही। ठीक, बाकी तो कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इस प्रोसेस से आपको मतलब नहीं है। बस इन्फ्लुएंस बाई से आप देख लीजिए किससे इन्फ्लुएंस थे। तो ये कार्ल मार्क्स से, प्लेटो से, जॉर्ज सिमेल से, इमैनुअल कांट से, इन सब से ये इन्फ्लुएंस थे, ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि अनुसंधान क्रियाविधि में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले वैल्यू फ्री, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू रिलेवेंस आता है। वैल्यू फ्री, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू रिलेवेंस क्या होता है? वैल्यू फ्री मतलब जब आप रिसर्च करते हैं तो आपकी जो अपनी वैल्यू है वो उसमें ऐड ना हो, अपनी ऑब्जेक्टिव चीज़ें जो होती हैं। वैल्यू किसको कहते हैं? वैल्यू कहते हैं जो आपको मतलब आपका अपना बिलीफ सिस्टम है, आप जो अपने आप में जो बिलीव करते हैं वो आपके रिसर्च में नजर ना आए, तो ये होता है वैल्यू फ्री या वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू न्यूट्रलिटी मतलब आप जो है अपनी वैल्यू नहीं रखते हैं, बल्कि बाकी लोगों की वैल्यू से आप
एज नेचुरली, जैसा जो मतलब आपकी रिसर्च में फाइंड आउट होता है वैसा आप लिखते चले जाते हैं, बल्कि आप अपना बिलीव उसमें नहीं डालते हैं। वैल्यू रिलेवेंस पे ज़्यादातर ये फोकस करते हैं और ये कहते हैं कि जो सोशल साइंस है उसको पूरी तरह से वैल्यू फ्री नहीं किया जा सकता। ठीक, सोशल साइंस जो है उसको पूरी तरह से वैल्यू फ्री नहीं किया जा सकता। उसकी वजह क्यों है? मतलब ज़्यादातर जो पॉजिटिविस्ट थिंकर हैं वो ये मानते हैं, ये हार्मेनेटिक थिंकर हैं, हार्मेनेटिक्स को ये ज़्यादा मानते हैं। हार्मेनेटिक्स कौन सा होता है? जिसमें इंटरप्रिटेशन की बात की जाती है। ठीक, तो ये कहते हैं कि मतलब बाकी साइंस, नेचुरल साइंसेज जो हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो नेचुरल साइंसेज जो होती हैं वो वैल्यू फ्री होती हैं। वैल्यू फ्री मतलब कि आप उसमें अपना बिलीफ नहीं लगा सकते। अगर आप दो केमिकल का रिएक्शन कराते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा आप उसमें अपनी वैल्यू तो नहीं लगा सकते ना उसमें। लेकिन जो है सोशल साइंसेज में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम समाज की स्टडी करते हैं और उसी समाज में रहते हैं। हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं और खुद ही ह्यूमन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी जो है वैल्यू फ्री रहे। लेकिन वो कहते हैं कि वैल्यू फ्री आपको तब तक नहीं रहना है जब तक आप प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं तब तक आप जो है अपनी वैल्यू लगा सकते हैं टॉपिक तक। उसके बाद जो है आपको वैल्यू न्यूट्रलिटी फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वैल्यू न्यूट्रलिटी फॉलो करना पड़ेगा। ये कहने का मामला है और इसी को उन्होंने वैल्यू रिलेवेंस कहा है। मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी वैल्यू रिलेवेंस है वहाँ तक आप लगाइए, उसके बाद जो है आप ना लगाइए। ठीक, इस इनकी भी मेथोडोलॉजी को मेथोडोलॉजिकल होलिज्म कहा जाता है। ठीक, मल्टी कॉजल फिनोमेना, कॉजल प्लूरलिटी। मल्टी कॉजल फिनोमेना फिनोमेना को इन्होंने कॉजल प्लूरलिटी भी कहा है। इसका क्या मतलब होता है कॉजल प्लूरलिटी का? कॉजल प्लूरलिटी का मतलब कि कोई एक फिनोमेना हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सिर्फ एक कॉज है। कोई एक इवेंट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके होने का जो कारण है वो सिर्फ एक, कई कारण हो सकते हैं। उसी को इन्होंने मल्टी कॉजल फिनोमेना या कॉजल प्लूरलिटी कहा। मूल मुक्त, मूल तटस्थता, मूल प्रासंगिकता। ठीक, तो ये सब चीजें जो है मैं बता चुका हूँ कि वह आप जो शोध का जो विषय है वहां तक जो है आप मूल मुक्त नहीं रह सकते, उसके बाद आपको रहना चाहिए। ठीक, शोध का जो विषय है वहां तक आप मूल मुक्त नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा समाज साइंस और सामाजिक साइंसेज में ऐसा, सामाजिक विज्ञान में ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप जो है अपना टॉपिक चूज करते वक्त तो हो सकता है कि आप मूल मुक्त ना रह पाए, लेकिन उसके बाद आपको मूल मुक्त रहना है। इनकी मेथोडोलॉजी को मेथोडोलॉजिकल होलिज्म कहा जाता था। बहुकारणीय परिघटना और कारण बहुलता। बहुकारणीय परिघटना या कारण बहुलता किसको कहते हैं? जब किसी घटना का कई कारण हो तो उसको बहुकारणीय परिघटना कहा जाता है। ठीक, किसी घटना की आप कई कारण देखते हैं, कई कारण की स्टडी करते हैं तो उसको बहुकारणीय परिघटना या कारण बहुलता कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आइडियल टाइप। आइडियल टाइप भी उनकी मेथोडोलॉजी भी है। ठीक है, एक मेथोडोलॉजी बताते हैं कि किस तरह से आप समाज की स्टडी कर सकते हैं। तो आइडियल मतलब क्या होता है? आपके अपने आइडियल होंगे, बहुत से लोग, सारे लोगों के आइडियल कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पर्सन होगा, कोई चीज़ होगी, कुछ भी हो सकता है। सारे लोगों की कुछ आइडियल चीज़ें होती हैं। तो वो आइडियल चीज़ें क्या होती हैं? आइडियल मतलब जिसको हम सबसे अच्छा मानते हैं उसी को हम आइडियल कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो आइडियल टाइप का वर्ड मैक्स वेबर ने यूज किया है, जो आदर्श प्रकार, आदर्श हमारे कौन होते हैं? जो हमसे अच्छे होते हैं उनको हम आदर्श मानते हैं। ठीक, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, उनको हम आदर्श मानते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन यहाँ पे आदर्श या आइडियल, आइडियल का यूज करने का मतलब मैक्स वेबर का ये नहीं है कि जो सबसे अच्छा हो। ठीक, आइडियल या आदर्श का वर्ड जो इन्होंने यहाँ पे यूज किया है उसका सिंपल मतलब जो होता है वो ये होता है कि बेसिक चीज, बेसिक बुनियादी चीज क्या होनी चाहिए, किसी भी चीज की बुनियादी चीजें क्या होनी चाहिए, ये इन्होंने बताया है और उसी को उन्होंने आइडियल कहा। बुनियादी क्या होती है, बेसिक क्या होती है, ये मैं समझाऊँ। तो जैसे एक टेबल, तो किसी टेबल को आप टेबल क्यों कहेंगे? टेबल में कितनी चीजें होती हैं? एक सरफेस होता है,
ठीक, एक सरफेस होता है, उसके 4 पैर होते हैं। ठीक, एक सरफेस होता है उसके 4 पैर होते हैं। अगर ऐसा है तो आप उसको क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। ठीक, जिसमें सरफेस इतनी हो कि वो टेबल के जैसा दिखता हो, सरफेस इतनी हो कि वो टेबल के जैसा दिखता हो। अब ये जो है, इसी को उन्होंने आइडियल कहा है। तो टेबल का आइडियल या आदर्श क्या होगा कि उसके 4 पैर हों और एक सरफेस हो। ठीक, उसको आइडियल, यही बुनियादी चीज, बुनियादी चीजें क्या होनी चाहिए, इसी को उन्होंने आदर्श या आइडियल कहा है। ठीक, एक टेबल की बुनियादी चीज या आइडियल टाइप क्या हो सकती है? तो 4 पैर और सरफेस। ऐसे ही सारे फिनोमेनन को पढ़ने के लिए उन्होंने कहा है कि बुनियादी चीजें हमको देखनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए, और अगर वो है तो ये वो आइडियल टाइप उसी को कहा जाता है। ठीक, ऐसा नहीं, अगर हम आइडियल आइडियल ऑफ टेबल ढूंढेंगे, जो जनरल टर्म में आइडियल की मीनिंग होती है, उसमें अगर ढूंढेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा टेबल होना चाहिए, मतलब बहुत ही महंगा हो, बहुत अच्छा हो, सारी चीज़ें मतलब बहुत ही वेल फर्निश की हुई हो, तो उसी को आइडियल टेबल कहा जाएगा। लेकिन आइडियल जो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग जो आइडियल है, जो आदर्श है, वो ये है कि बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीज़ें वो पूरी कर रहा है कि नहीं। तो एक टेबल जिसके अंदर 4 पैर हों, सरफेस हो, वो बुनियादी चीज़ें पूरी कर रहा है और उसको आइडियल ऑफ टेबल कहा जाएगा। ठीक, आदर्श मतलब एक मेज का आदर्श उसको कहा जाएगा। तो यही हुआ आइडियल टाइप। क्लियर हो गया आपको आइडियल और आदर्श मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग वो पूरी अपनी स्टडी करते हैं, जो भी स्टडी करते हैं। तो आइडियल टाइप क्या है? एक मेथडोलॉजी है, एक मेथडोलॉजी है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की ये क्या है? मेथडोलॉजी। अ कॉमन मेंटल कॉन्सेप्ट, उनको आइडियल टाइप को इन्होंने क्या कहा कि कॉमन मेंटल कॉन्सेप्ट। तो ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट से क्वेश्चन उठा के पूछा गया है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है डेफिनेशन। आइडियल टाइप क्या है? अ कॉमन मेंटल कांस्टेंट इन द सोशल साइंस ड्राइव फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल reality, although not confirming it in detail because of deliberate simplification and exaggeration. ठीक, तो जो बेसिक चीजें होती हैं जिसको आप रियलिटी मानते हैं, जो ऑब्जर्वेबल होती है, उसी को क्या कहा है इन्होंने? आइडियल टाइप का है। और ये क्या होता है? एक मेंटल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, अवलोकनीय वास्तविकता, अवलोकनीय वास्तविकता से प्राप्त सामाजिक विज्ञानों में एक सामान्य मानसिक निर्माण, हालांकि जानबूझकर सरलीकरण और अतिशयोक्ति के कारण इसके अनुरूप नहीं। ठीक, मतलब कि ये अवलोकनीय वास्तविकता होती है, मतलब जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। प्राप्त विज्ञानों में एक समान मानसिक निर्माण, तो ये चीजें कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मानसिक निर्माण, हालांकि जानबूझकर सरलीकरण और अतिशयोक्ति के कारण इसके अनुरूप है। ठीक, तो एक टेबल का आइडियल टाइप जो मैंने समझाया, उसी तरह आपको ध्यान रखना है कि एक बेसिक चीजें क्या होती हैं, एक आप मेंटल कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैसे मेंटल कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अगर कहा जाए टेबल, तो आपके माइंड में टेबल से रिलेटेड क्या क्या चीजें आएंगी, वही मेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक, मेंटल कॉन्सेप्ट वही है कि आपको जब आपसे बोल दिया, आपके सामने कोई बोलता है टेबल, तो टेबल आपके सामने कोई बोला, तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक, क्या क्या चीजें आ रही हैं, वही चीज को क्या है? आपका मेंटल कॉन्सेप्ट है, वही मानसिक निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
सो वेबर डिस्क्राइब 4 कैटेगरीज ऑफ आइडियल टाइप ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के आइडियल टाइप को बताते वक्त उन्होंने क्या कहा कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसका आइडियल टाइप उन्होंने बताया है। तो आइडियल टाइप मतलब आप समझ गए, आदर्श प्रकार जो होते हैं वो समझ गए क्या होता है, जो बेसिक चीज़ें बुनियादी चीज़ें होती हैं उसको। तो 4 टाइप के आइडियल टाइप, बिहेवियर से रिलेटेड 4 टाइप के आइडियल टाइप बताया है मैक्स वेबर ने। वो कौन कौन से थे? एक ग्रेट रेशनल यानी कि गोल रेशनलिटी। गोल रेशनलिटी मतलब जहाँ पे आपको गोल को पाने के लिए आप जिस तरह का बिहेवियर यूज करते हैं वो आपका जो रेशनल में आ जाएगा। ठीक, गोल अचीव करने के लिए जो बिहेवियर आप यूज करते हैं वो ज्वेट्रेशनल में। ज्वेट्रेशनल लक्ष्य तर्क संगत, मतलब कि जब आप जो है लक्ष्य के लिए कोई बिहेवियर अपना करते हैं, जैसे एक आदमी का एम जो है, एक आदमी का गोल है नेट जेआरएफ क्लियर करना। ठीक, किसी का भी गोल होता है, अगर नेट जेआरएफ क्लियर करना आपका गोल है, आपका बिहेवियर क्या होगा? आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक, और एमसीक्यूज कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस मतलब अटेंड कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? आपका बिहेवियर है। अब ये जो आपका बिहेवियर है वो जो एक रेशनल में आ जाएगा। वो जो एक रेशनल में क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपका वो गोल रेशनलिटी के बेस पे आप गोल अचीव करने के लिए ऐसा बिहेवियर दिखा रहे हैं। ठीक, आप लक्ष्य अचीव करने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए ऐसा आप जो है तर्क संगतता आप जो है अपना ठीक, उससे रिलेटेड बिहेवियर आप अपना दिखाते हैं अपने लक्ष्य से रिलेटेड, तो उसी को जेट्रेशन कहा जाता है। दूसरा टाइप क्या आता है? दूसरा टाइप आता है वर्ड रेशनल। वर्ड रेशनल मतलब वैल्यू रेशनल। वैल्यू रेशनलिटी मतलब वैल्यू क्या होती है? डिजायर नॉर्म्स जो होते हैं वो वैल्यू कहलाती है। मतलब कि जो सोसाइटी आपसे चाह रही है करना, उसी हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी की वैल्यू है उसी हिसाब से आप काम कर रहे हैं, तो वो वर्ड रेशनल होता है। मूल तर्क संगठन मतलब क्या मूल चीजें हैं, अब उस मूल के बेस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको वर्ड रेशनल कहा जाता है। ठीक, अफेक्चुअल, अफेक्चुअल को अफेक्शनल भी कहा जाता है। अफेक्चुअल इमोशनल रेशनलिटी, इमोशन के बेस पे, इमोशन के इमोशनल बिहेवियर अगर आपका होता है तो इमोशन किस बेस पे होता है? वही इमोशन जो है वो क्या कहलाता है? अफेक्चुअल। अगर आप इमोशन के बेस पे कोई काम कर रहे हैं, आप बिहेवियर शो कर रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है वो इमोशन के बेस पे है, तो उसको अफेक्शन कहा जाता है। जैसे एक मदर, मदर का अपने बच्चे के थ्रू जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है? इमोशनल होता है, इसी को अफेक्चुअल कहा जाता है। ठीक, प्रभावशाली, भावनात्मक तर्क संगत। ठीक, भावनात्मक मतलब इसमें भावना होती है। ठीक, एक माँ और बच्चे की, माता और जो बच्चे हैं उनकी भावना जुड़ी होती है आपस में, और उनका जो व्यवहार होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है, उसी को प्रभावशाली कहा जाता है। ठीक, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल कस्टम, अनकॉन्शियसनेस हैबिट। ट्रेडिशनल क्या है? कस्टम है, अनकॉन्शियसनेस हैबिट। जैसे कि आपके घर कोई आता है, आप डायरेक्ट क्या कहते हैं? नमस्ते। आप बहुत सोचते नहीं है, कॉन्शियसनेस के बेस पे नहीं करते। या कोई मुस्लिम है तो क्या कहेगा? सलाम कहेगा। इस तरह से क्या है, वो अनकॉन्शियसली आप करते आ रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल फॉर्म है आपका, वो ट्रेडिशनल से रिलेटेड है। पैर छूते हैं लोग, वो क्या है? आपका ट्रेडिशन है। ठीक, कस्टम है। ठीक, तो ये सब कस्टम के बेसिस पे जो आप काम करते हैं, ये बड़ों का अदब करना, बड़ों की इज्जत करना, ये सब चीज़ें क्या है? आप अनकॉन्शियसली करते हैं, और ये हैबिट्स, ये जो बिहेवियर आपका है ये ट्रेडिशनल होता है, ये पारंपरिक होता है। रीति रिवाज जो आप मानते हैं वो सब क्या है? पारंपरिक है। रीति रिवाज के थ्रू जो आपका व्यवहार होता है वो सब क्या है? पारंपरिक में आ जाता है। अचेतन आदत होती है, मतलब आप बहुत चेतना से वो काम नहीं करते हैं, बल्कि आपको वो आदत बनी होती है, आप इसीलिए वो चीज़ें करते हैं। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। आइडियल टाइप इज अ मेजरिंग रॉड। ठीक, तो आइडियल टाइप को उन्होंने क्या कहा था? एक मेजरिंग रॉड है। मेजरिंग रॉड मतलब कोई भी चीज़ आप नापने के लिए कोई चीज़ यूज करते हैं ना, बेसिक चीज़, तो सारी चीज़ की एक यूनिट होती है नापने के लिए। ठीक, तो ऐसे ही ये एक मेजरिंग रॉड, जैसे मैंने एग्जांपल अगर जो दिया था टेबल का, तो अब टेबल कोई भी टेबल है या नहीं है ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे? उसका आइडियल टाइप लगाएंगे। आइडियल टाइप मतलब उसका टेबल का आइडियल टाइप क्या हो जाएगा? 4 पैर और एक सरफेस। ठीक, तो ये क्या है? एक मेजरिंग रॉड है। आप उसी से पता कर रहे हैं कि ये टेबल है कि चेयर है कि क्या है।
तो आदर्श कार एक मापने वाली छड़ी है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए आप याद रखिएगा इसको। आदर्श कार एक मापने वाली छड़ी है। नेक्स्ट आता है वर्स्टहैंड। वर्स्टहैंड का कॉन्सेप्ट भी मैक्स वेबर ने दिया है। तो वर्स्टहैंड का क्या मीनिंग है वो हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में भी वर्स्टहैंड ही कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जर्मन वर्ड है और इसीलिए इसको वर्स्टहैंड ही कहा जाता है। उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है या इंग्लिश मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, तो वर्स्टहैंड इज अ जर्मन टर्म दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड, परसीव, नो एंड comprehend द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फेनोमेना। मतलब कि वर्स्टहैंड एक जर्मन टर्म है जिसका क्या मतलब होता है किसी चीज को समझना, उसको परसीव करना, उसको जानना और कम्प्रीहेंड करना, द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फिनोमेना। किसी भी फिनोमेना का क्या नेचर है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसको समझना, उसको परसीव करना, उसको कम्प्रीहेंड करना, ये सब चीजें क्या आती हैं, वर्स्टहैंड में आ जाती है। वर्स्टहैंड एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है किसी घटना की प्रकृति और महत्व को समझना। किसी घटना की क्या प्रकृति है, क्या महत्व है, उसको समझना, अनुभव करना, जानना और समझना, ये सब चीजें क्या आ जाती हैं वर्स्टहैंड में। जब आप किसी भी फेनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, वर्स्टहैंड कहा जाता है। तो ये वर्स्टहैंड का कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर ने दिया था एक्शन को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड एक्शन। ठीक, टू अंडरस्टैंड, टू इंटरप्रिटेट एक्शन। ठीक, उसके आगे क्या है, वर्स्टहैंड का मतलब टू ग्रास्प और कम्प्रीहेंड द मीनिंग इंटेंडेड और एक्सप्रेस बाय अनदर। कोई आदमी जो एक्शन कर रहा है या जो कोई फेनोमेना हो रहा है, दूसरे लोग उससे क्या मीनिंग निकालते हैं, उसका क्या मतलब इंटेंशन था वो काम करने के लिए, वो चीजें जानने के लिए। मतलब कि वर्स्टहैंड का सिंपल मीनिंग ये है, टू अंडरस्टैंड द एक्शन विथ एक्टर पर्सपेक्टिव। जो काम कर रहा है, जो कोई एक्शन कर रहा है, उसका क्या पर्सपेक्टिव था, उसकी क्या इंटेंशन थी, क्या नीयत थी वो काम करने के लिए, किस चीज को पूरा करना चाह रहा था। अगर उसके पर्सपेक्टिव से आप स्टडी करते हैं तो उसी को वर्स्टहैंड कहा जाता है। इंटेंडेड और एक्सप्रेस्ड बाय अनदर। Weber used the term to refer to the social scientists' attempt to understand both the intention and the context of human action. तो वेबर ने वर्स्टहैंड का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज किया था जिसमें सोशल साइंस जो है, सोशल साइंटिस्ट जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, मतलब वो कोशिश करते हैं कि समझने की क्या इंटेंशन थी जब वो एक्शन हुआ। तो जो एक्टर है, जो मतलब जो एक्शन कर रहा है, उसकी क्या इंटेंशन थी, इंटेंशन मतलब नियत, और क्या कॉन्टेक्स्ट था, किस कंडीशन में उसने ये काम किया है, ये सब समझते हैं। अगर आप ये सब अगर साइंटिस्ट समझ रहे हैं, सोशल साइंटिस्ट, तो उसी को वेबर ने क्या कहा है, वर्स्टहैंड कहा है। ठीक, दूसरे के द्वारा अभिप्राय या अभिव्यक्त अर्थ को समझना या समझना। ठीक, तो दूसरे जो कोई काम कर रहे हैं उससे क्या मीनिंग निकलती है और वो क्या उसको समझाना चाह रहे थे। ठीक, उन्होंने जो भी कार्य किया है उस कार्य से उनका क्या मतलब था, करने का क्या उद्देश्य था, ये सब समझना क्या है, वर्स्टहैंड कहलाता है। वेबर ने इस शब्द का प्रयोग मानव क्रिया के इरादे, तो वेबर ने इस शब्द का प्रयोग मानव क्रिया के क्या इरादे थे और किस संदर्भ में कोई कार्य किया गया, दोनों को समझने के लिए एक सामाजिक वैज्ञानिक के प्रयास को संदर्भित करने के लिए किया है। कि सामाजिक वैज्ञानिक जो होते हैं वो इस प्रयास को करते हैं कि कैसे जो है जिसने ये काम किया है, जिसने कार्य किया है, उस कार्य का इरादा क्या था और किस संदर्भ में वो कार्य किया गया है,
ये अगर सामाजिक वैज्ञानिक प्रयास करते हैं ये समझने के लिए, तो उसको वर्स्टहैम कहा जाता है, और वर्स्टहैम के थ्रू ही आप उसको समझ सकते हैं। ये मैक्स वेबर का मामला। नेक्स्ट आता है सोशल एक्शन। ठीक, तो सोशल एक्शन बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर का। सामाजिक कार्य क्या होता है, क्योंकि एक्शन के इंटरप्रिटेशन को ही इन्होंने वर्स्टहैम कहा है, और इनकी ज़्यादातर थ्योरी जो है वो बेस्ड है एक्शन पे ही। तो इसीलिए एक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोशल एक्शन को की मतलब एक्शन क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कभी आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि इसमें से कौन सा सोशल एक्शन माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन। बहुत ही स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन मतलब जो बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन होता है। मैक्स कंसीव ऑफ सोशोलॉजी एज ए कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन। तो उन्होंने सोशोलॉजी को क्या कहा, एज ए कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन, मतलब कि ऐसी साइंस जो सोशल एक्शन यानी कि ह्यूमन एक्शन को समझती है, सोशल एक्शन को समझने की कोशिश करती है। सोशोलॉजी ऐसी साइंस है। ठीक, तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखना है कि मैक्स वेबर ने सोशोलॉजी की क्या डेफिनेशन दी थी। तो सोशोलॉजी एज ए कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन, उन्होंने क्या कहा है कि सोशोलॉजी एज ए कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन। मानक व्याख्या के अनुसार वेबर ने समाजशास्त्र की कल्पना सामाजिक क्रिया के व्यापक विज्ञान के रूप में किया है। ठीक, तो उन्होंने समाजशास्त्र की कल्पना मतलब समाजशास्त्र को क्या माना है, क्या उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र को क्या करना चाहिए। तो समाजशास्त्र की कल्पना उन्होंने सामाजिक क्रिया के व्यापक विज्ञान के रूप में की है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये भी सभी एग्जाम में पूछा जाता है। His initial theoretical focus is on the subjective meaning that humans attach to their action and interaction within a specific social context। तो इनका ये मानना था, जो उनकी इनिशियल थ्योरी जो बेसिक थ्योरी थी वो ये मानती थी कि ह्यूमन जब कोई एक्शन करता है, जब इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से या एक दूसरे के साथ एक्शन करता है, तो उसका कोई एक स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, तभी वो करता है। और इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, और इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे कि अगर इसका एग्जांपल मैं दूं, कॉन्टेक्स्ट से बहुत सारी मीनिंग चेंज हो जाती है। कॉन्टेक्स्ट अगर आप नहीं समझते हैं, संदर्भ अगर आप नहीं समझते हैं, तो उससे बहुत सारी मीनिंग चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, जैसे अगर किसी किसी का जो है रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक, बाइक से किसी का एक्सीडेंट हुआ है रोड पे। अब एक बाइक वाला जो है वो पास हो रहा है यहाँ से, और वो रुकता नहीं। ठीक, वो रुकता नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चीज़, यहाँ पे खड़े होकर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो है कितना इनह्यूमन आदमी है, कितना मतलब इंसानियत नहीं है इसके अंदर। आप यही सोचेंगे ना कि इंसानियत नहीं है, मतलब वो रोक के मतलब उसको उठा भी नहीं रहा, वो पड़ा हुआ बेचारा। लेकिन हो सकता है अगर आप इनके कॉन्टेक्स्ट से समझेंगे कि क्यों उन्होंने वो रुका, तो हो सकता है कि इसके घर पे कोई इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से वो ना रुक रहा हो, कोई बड़ी इमरजेंसी हो जिसकी वजह से नहीं रुक रहा है। तो क्या है, आप जब तक आप यहाँ पे आपने तो एक मीनिंग निकाल दी कि बहुत ही मतलब खराब इंसान है। ठीक, लेकिन जब उसके कॉन्टेक्स्ट से आप समझेंगे तब आप उसके एक्शन को समझ पाएंगे कि उसने ऐसा एक्शन क्यों किया था। तो उन्होंने ऐसा एक्शन हो सकता है इस वजह से किया हो कि मतलब उसके घर पे उससे बड़ी इमरजेंसी थी जिसकी वजह से उसको बहुत जल्दी में जाना था। ठीक, या हो सकता है वो इनह्यूमन भी रहा हो। ठीक, वन मिनट। ठीक, तो इनह्यूमन भी रह सकता है। ठीक, या मतलब उसके घर पे कोई इमरजेंसी रही हो इसलिए वो इतना जल्दी में गया और वो उठा नहीं पाया उसको। ठीक, तो दोनों चीजें हो सकती हैं।
दोनों चीज़ें पॉसिबल है, इसीलिए जो है आपको पहले ह्यूमन जो भी एक्शन कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से समझना ज़रूरी होता है। और यही उन्होंने कहा है कि सब्जेक्टिव मीनिंग दैट ह्यूमन अटैच टू देयर एक्शन एंड इंटरेक्शन विद इन स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट। किसी स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो काम करता है और उसी से उसकी मीनिंग निकालना, और उसमें एक मीनिंग होती है उसकी, कोई भी एक्शन करने के लिए जो एक्टर होता है उसके पास कुछ मीनिंग होती है वो काम करने के लिए, कोई मीनिंग, कोई एम होता है उस काम को करने के लिए, तो उसकी एक सब्जेक्टिव मीनिंग उससे अटैच होती है। उस मीनिंग को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनका प्रारंभिक सैद्धांतिक ध्यान व्यक्तिपरक अर्थ पर है, जो मनुष्य विशेष सामाजिक संदर्भ के भीतर अपने कार्यों और अंततः क्रियाओं से जुड़े हैं। उनका प्रारंभिक सैद्धांतिक ध्यान जो है वो किस पे था? व्यक्तिपरक अर्थ पर था। मतलब कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसका उस कार्य से क्या अर्थ निकालना चाह रहा है वो, जो मनुष्य विशेष सामाजिक संदर्भ के भीतर अपने कार्यों और अतः क्रियाओं से जोड़ते हैं। ठीक, तो मनुष्य जो है अपने किसी भी सामाजिक संदर्भ के भीतर जो भी कार्य करते हैं या क्रियाओं से जोड़ते हैं, उसमें उनका कुछ न कुछ जो है अर्थ होता है, कुछ न कुछ मकसद होता है जिसकी वजह से वो ये काम करते हैं। तो इसी को उन्होंने सोशल एक्शन कहा है। ठीक, अब सोशल एक्शन को डिफाइन उन्होंने जो किया है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं भूल गया ऐड करना, लेकिन जो डिफाइन किया है उन्होंने कहा है कि सोशल एक्शन के लिए जो है मोर देन वन पीपल होना चाहिए, तभी कोई काम सोशल एक्शन कहा जाए। अगर एक आदमी खुद से कुछ काम कर रहा है तो वो सोशल एक्शन नहीं कहा जाएगा। जैसे एक आदमी, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एक पेपर में जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि दो चार ऑप्शन दिए हुए थे उसमें। एक ऑप्शन ये था कि मतलब एक आदमी साइकिल चला रहा है तो वो सोशल एक्शन होगा या नहीं होगा। एक आदमी जो है साइकिल चला रहा है और जो है उस साइकिल कहीं पे लड़ जाती है और उसकी वजह से दोनों लोग आपस में बहस करने लग गए, तो वो सोशल एक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है यही सही होगा, क्योंकि दो लोगों का होना, किसी भी सोशल एक्शन में दो लोगों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दो लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में, उसी को सोशल एक्शन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है वेबर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन फोर मेजर टाइप ऑफ सोशल एक्शन। वेबर ने चार मेजर टाइप ऑफ सोशल एक्शन की बात की है। वेबर चार प्रमुख प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में अंतर करता है। वो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? पहला है ज्विक रेशनल लीगल और रेशनल लीगल। ठीक, तो ज्विक रेशनल हमने अभी पढ़ा है। ज्विक मतलब क्या होता है? गोल। रेशनल लीगल, गोल के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। रेशनल लीगल एक्शन होता है। ठीक, उसको एक एक्शन आपका हो गया रेशनल लीगल। जीत रेशनल तर्क संगत, इसमें आपका जो है तर्क होता है और तर्क संगत कोई काम आप करते हैं, कानूनी काम, तो उसी को क्या कहा जाता है? रेशनल लीगल या जेट रेशनल कहा जाता है। वर्ड रेशनल, वैल्यू रेशनल, मूल्य के बेस पे आप कोई काम करते हैं, तो कोई कार्य करते हैं या कोई एक्शन करते हैं तो उसको वैल्यू रेशनल कहा जाता है। वर्ड रेशनल यानी कि मूल्यवादी, यानी कि उसमें मूल्य जरूरी होता है। आप मूल्य के बेस पे जो काम करते हैं वो क्या है? वर्ड रेशनल कहलाता है। अफेक्टिव एक्शन, अफेक्टिव भावनात्मक होता है, जैसे कि मदर का एक्शन जो है वो चाइल्ड के प्रति जो होगा वो, मदर का जो कार्य है वो चाइल्ड के प्रति जो भी होगा, चाइल्ड से रिलेटेड जो भी कार्य होगा वो क्या होगा? भावनात्मक। अफेक्शन कहीं में भी हो सकता है, ऐसा नहीं जरूरी है कि मदर और चाइल्ड में ही हो। बहुत से लोगों में मदर होता है, मतलब अफेक्टिव एक्शन होता है, मदर नहीं। अफेक्टिव एक्शन जो है भावना भावना सारे लोगों में होती है। अभी किसके थ्रू हो रही है वो अलग बात होती है। तो अपने रिलेटिव फ्रेंड के थ्रू या मतलब जो भी आपके जानने वाले होते हैं उनके थ्रू एक अफेक्शन होता है, और उसके बेस पे आप जो काम करते हैं, आप अफेक्शन के बेस पे, अपनी भावना के बेस पे जो काम करते हैं उसी को अफेक्टिव एक्शन या भावनात्मक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडिशनल एक्शन। तो ट्रेडिशनल एक्शन, पारंपरिक क्रिया। ट्रेडिशनल एक्शन वही है ना कि आप किसी के सामने झुक रहे हैं, कोई बड़ा है तो उसके सामने झुक के आप जो है पैर छू रहे हैं उसका।
हाथ जोड़ के खड़े हो जा रहे हैं, या मतलब किसी के सामने आप बैठ नहीं रहे हैं अदब में, मतलब कि वो सामने बैठे हुए हैं, हम कैसे उनके पास बैठ जाएँ, ये सब चीज़ें क्या है, एक आप पता चला बहुत शोर कर रहे हैं आप, और जो है अचानक बड़े लोग आ जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, आपको ट्रेडिशन के बेस पे आपको सिखाया जाता है, ट्रेडिशनल एक्शन। बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल होती है जो आप जो है घरों में काम करते हैं, जैसे कि जो त्योहार मनाए जाते हैं वो सब क्या है, ट्रेडिशनल एक्शन के बेस पे। आप दिया जलाते हैं दीपावली में, तो ये क्या है, ट्रेडिशनल एक्शन है। ठीक, आपका ट्रेडिशन है वैसा, और आप वैसा करते आ रहे हैं, आपके मतलब जो फ्रेंड्स जो मतलब आपके फैमिली मेंबर हैं वो ऐसा करते आ रहे हैं, इसलिए जो है आप ऐसा कर रहे हैं, तो उसको ट्रेडिशनल एक्शन कहा जाता है। इसमें अफेक्शन भी नहीं होता है, वैल्यू भी नहीं होता है, रेशनल भी नहीं होता है, बल्कि आप ट्रेडिशन के बेस पे वो काम करते हैं, इसीलिए उसको ट्रेडिशनल एक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर का, जिसको नौकरशाही कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ पर्टिकुलर केस ऑफ रेशनलाइजेशन। ब्यूरोक्रेसी को आप रेशनलाइजेशन कह सकते हैं। रेशनलाइजेशन क्या है, जहाँ पे आप सारी चीजें रेशनल एक्शन के बेस पे कर देते हैं, रेशनल लीगल एक्शन के बेस पे अगर आप सारी चीजें करते हैं, तो वो क्या है, रेशनलाइजेशन है। कोई आदमी जो ऑफिस में बैठा हुआ है वो काम क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसका मतलब दायित्व है, उसका लीगल मतलब उसका लीगल जिम्मेदारी है उसकी कि उसको वो करना है। रेशनलाइजेशन इसी को कहते हैं, जब आप किसी चीज को जो है रेशनलाइज कर देते हैं इस बेस पे कि आप एक पोस्ट पे हैं और उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपके दायित्व हैं वो आपको करना होगा, उसी को रेशनलाइजेशन कहा जाता है। जैसे एक आईएएस ऑफिसर है तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट को संभालेगा, ठीक, उससे उसके अंदर जो भी अथॉरिटी है वो सबको फॉलो कराएगा, ठीक, या करेगा। तो ये सब चीजें क्या आती हैं, रेशनलाइजेशन के बीच आती है। तो उसी को मैक्स वेबर ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ पर्टिकुलर केस ऑफ रेशनलाइजेशन। ब्यूरोक्रेसी को आप रेशनलाइजेशन समझ सकते हैं, मान सकते हैं। और रेशनलाइजेशन अप्लाइड टू ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, जब आप रेशनलाइजेशन को ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में रेशनलाइजेशन अप्लाई होता है, ठीक, एक ब्यूरोक्रेसी के बेस पे सारे ऑफिसर रखे हुए होते हैं, सारी चीजें काम की जाती हैं, ठीक। वो क्या है, आप ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को, जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जिस देश पे काम कर रहा है उसको आप रेशनलाइज कर दे रहे हैं, तो उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। नौकरशाही को युक्तिकरण या मानव संगठन पर लागू युक्तिकरण का एक विशेष मामला माना जा सकता है। युक्तिकरण किसको कहते हैं, वही रेशनलाइजेशन है। रेशनलाइजेशन मतलब आप डिवाइड कर देना सारे लोगों का काम, और सारे लोगों को एक ड्यूटी दे देना, एक अथॉरिटी दे देना, और उसी अथॉरिटी उसी ड्यूटी के बेस पे वो काम कर रहे हैं, तो उसी को युक्तिकरण कहा जाता है। तो नौकरशाही को युक्तिकरण या मानव संगठन पर लागू युक्तिकरण का एक विशेष मामला माना जा सकता है। ब्यूरोक्रेटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन, ठीक, bureaucratic coordination of human action, Weber believe is the distinctive mark of modern social structure। जो मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर है उसमें सारी चीजें जो है वो ब्यूरोक्रेटिक कोऑर्डिनेशन के बेस पे ही चलती है, ठीक। ब्यूरोक्रेटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन जो है वो मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर का जो है फीचर है, ठीक। इस तरह से आप मान लीजिए कि जो है मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग ये है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसका जो बेसिक फीचर है वो क्या है, ब्यूरोक्रेटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन। मतलब कि जो भी सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी है, वो ब्यूरोक्रेसी के बेस पे ही काम करती है। वेबर का मानना था कि मानव क्रिया या का नौकरशाही समन्वय आधुनिक सामाजिक संरचनाओं की विशिष्ट पहचान है। मतलब कि अभी जो आधुनिक समाज है उसकी जो विशिष्ट पहचान है वो क्या है, नौकरशाही है। ये वेबर का मानना था। तो इसका सिंपल मतलब यही होता है कि वेबर ये मानते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक। तो इसमें हायरार्कियल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब सारे लोगों को
एक ड्यूटी दे दी जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है और इसमें जो है हायरार्कियल डिवीजन होता है, मतलब एक लोअर लेवल पे होता है, फिर उससे अपर लेवल, फिर उससे अपर लेवल, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्यूरोक्रेसी। इन ऑर्डर टू स्टडी दीज ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने के लिए बोथ हिस्टोरिकली एंड इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, ठीक। तो वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को हिस्टोरिकली भी पढ़ा है और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो ब्यूरोक्रेसी पाई जाती है उसको भी पढ़ा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए कि उन्होंने हिस्टोरिकल स्टडी भी किया है, ठीक। वेबर डेवलप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी की क्या आइडियल टाइप होती है, उन्होंने इसको भी डेवलप किया है। तो हम देखेंगे आगे कि ब्यूरोक्रेसी के क्या आइडियल टाइप हैं, क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, उन्होंने क्या बताया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऐतिहासिक और समकालीन समाज दोनों में इन संगठनों का अध्ययन करने के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रकार की नौकरशाही की विशेषताओं का विकास किया, ठीक। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ने के लिए जो अभी के मॉडर्न सोसाइटी में जो नौकरशाही का संगठन पाया जाता है, उसको पढ़ने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक और समकालीन समाज दोनों में इन संगठनों का अध्ययन करने के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रकार की नौकरशाही का विकास किया। मतलब कि ऐसी कुछ नौकरशाहियाँ होती हैं जो आदर्श प्रकार में आती हैं, मतलब कि नौकरशाही में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये उन्होंने बताया, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, शक्ति का पदानुक्रम। मतलब मैंने बताया ना, एक लोअर लेवल पे कोई अथॉरिटी होती है, फिर उससे अपर लेवल पे, फिर उससे अपर लेवल पे। जैसे आप अगर अभी मतलब सिविल सर्वेंट की बात करें तो ऐसा होता है ना, पहले एडीएम, फिर एसडीएम, फिर जो है डीएम होता है, फिर उससे पहले कैबिनेट, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी या जो भी होता हो। ऐसे मतलब एक लोअर लेवल पे कोई ऑफिसर होता है, फिर उससे अपर लेवल, फिर उससे अपर लेवल, फिर उससे अपर लेवल। इसी को हायरार्की ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है। अथॉरिटी जो है हायरार्की के लेवल पे होता है, और यहाँ पे जो हायरार्की बनती है वो आदमी को देख के नहीं बनती है, बल्कि आपकी एबिलिटी को देख के, आपकी जो मतलब पोटेंशियल है उसके बेस पे आपको रखा जाता है, ठीक। रैंक के हिसाब से जो आईएएस बनते हैं वो रैंक के हिसाब से उनको सारे काम दिए जाते हैं ना, सारे मतलब पोस्टिंग जो होती है वो रैंक के हिसाब से होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पोस्टिंग क्या है, वो एक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है। हायरार्की आप बताते हैं, ठीक। हायरार्की आप डिसाइड करते हैं कि कौन किस पोस्ट पे होगा, किस लेवल पे होगा। तो हायरार्की का सिंपल ये है कि लोअर टू अपर जो है पोस्ट डिवाइडेड होती है, लोअर टू अपर जो है पोस्ट डिवाइडेड होती है। तो शक्ति का पदानुक्रम यही है कि निचले स्तर से ऊपर लेवल तक सारे लोगों को रखा जाता है, जो भी शक्तियाँ, जो भी अथॉरिटी, वो उनको रखा जाता है। उसके बाद आता है इम्पर्सनैलिटी, अव्यक्तित्व। मतलब पर्सनल लेवल पे आप कोई काम नहीं करते हैं, सारा काम जो होता है वो ऑफिशियल लेवल पे होता है, प्रोफेशनल लेवल पे होता है। आप मतलब अपने प्रोफेशनल मतलब पर्सनल लेवल पे कोई चीज़ नहीं करते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं आप करेंगे कि आप जो है, आपके पास अगर कोई मेंबर आ रहा है जो आपकी फैमिली का है, तो फैमिली है या फ्रेंड है, तो पर्सनल रिलेशन है, और आप जो है उसका काम जल्दी कर रहे हैं या उसका जो है काम पूरा कर दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, पर्सनल बेस पे आप काम कर रहे हैं। तो पर्सनल बेस पे इसमें काम नहीं करना होता है, फालतू काम कर रहे हैं वो, ये एक जो है वेबर का एक क्रिटिसिज्म है कि ऐसा नहीं है कि इन पर्सनालिटी ब्यूरोक्रेसी में होती है। कुछ मतलब कुछ पॉइंट, कुछ डिग्री अगर देखा जाए तो उसमें जो है पर्सनल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो वेबर का कॉन्सेप्ट था, वेबर ने यही कहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी होगी वो इम्पर्सनैलिटी के बेस पे होगी। तो ये एक आइडियल टाइप है कि मतलब बेसिक चीज़ें ये होनी चाहिए कि उसमें इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए, पर्सनल लेवल पे कोई काम नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोफेशनल लेवल पे सारे काम होने चाहिए और ऑफिशियल लेवल पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। रिटन रूल्स एंड कंडक्ट, इसमें सारी चीज़ें रिटन रूल्स एंड कंडक्ट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, या जिस पोस्ट पे आप जाते हैं उन पे आपको रिटर्न में सारी चीज़ें बताई जाती है कि आपकी ये अथॉरिटी है और ये चीज़ें आप कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपका जो जो आपको रूल्स और आपका जो कंडक्ट बताया जाता है वो रिटर्न होता है, रिटर्न में दिया जाता है, ठीक। क्या आपका मतलब
आप किस कैपेबल हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और अब क्या कितनी अथॉरिटी होगी आपकी, मतलब किसके ऊपर आप अकाउंटेबल होंगे, किसको अकाउंटेबल होंगे और किसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे, ये सब चीज़ें जो है रिटर्न होती हैं, रिटर्न कंडक्ट होता है, सारी चीज़ें रिटर्न में दी जाती हैं आपको। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, रिटर्न रूल्स ऑफ कंडक्ट, आचरण के लिखित नियम। आप क्या क्या करेंगे, आपका आचरण कैसा होगा, ये सारी चीज़ें जो है लिखित नियम होते हैं इसमें। ठीक, लिखित में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ब्यूरोक्रेसी में या नौकरशाही में। प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट, आपका जो प्रमोशन होता है, मतलब आप लोअर से अपर पे जब जाते हैं तो आपका प्रमोशन अचीवमेंट के बेस पे होता है, पहचान के बेस पे नहीं होता है। ऑल्दो होता है, ऐसा होता है, तो समाज में हो रहा है, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी में ऐसा हो रहा है कि हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल पे हो। आप उस लेवल पे होंगे तो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के हो सकता है आप अपर पे पहुंच जाएं, लेकिन अगर आप अपर के लायक ही नहीं है, आप कर ही नहीं पा रहे हो काम, तो आप कितना भी जुगाड़ लगा लें तो उतना ऊपर आप नहीं पहुंच सकते। ठीक, जैसे कोई एडीएम है, ठीक, कोई एडीएम है और वो जो है कुछ दिन के बाद डीएम बनेगा नहीं, प्रमोशन होते होते। अब अगर ये इसका अचीवमेंट इतना हो जाए कि मतलब वो डीएम बनने लायक हो और 2-3 लोग हों उसमें, एस्पिरेंट जो है, वो एप्लीकेंट जो है वो 2-3 लोग हैं, उसमें जुगाड़ लगा के वो बन सकता है डीएम। लेकिन ये थोड़ा सा पर्सनालिटी इसमें आ जाती है। ठीक, थोड़ा सा पर्सनल चीज़ें इसमें आ जाती हैं, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है इसमें। लेकिन जब तक आपका अचीवमेंट नहीं होगा वेबर के अकॉर्डिंग, तब तक आपका प्रमोशन नहीं होता। आपका जो प्रमोशन होता है वो आपके अचीवमेंट के बेस पे, आपकी कैपेबिलिटी के बेस पे होता है, उपलब्धि के आधार पर आपका पदोन्नति, आपकी पद की जो उन्नति होगी वो कब होगी, आपकी उपलब्धि के आधार पर ही होगी। ठीक, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर मतलब आप जिस काबिल होते हैं उसी पोस्ट पे आपको रखा जाता है, एक स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक, एक जो मैनेजर होगा वो मैनेजर के लायक होगा तभी उसको रखा जाएगा ना, ऐसा नहीं है ना कि वर्कर को आप मैनेजर बना देंगे। ठीक, वर्कर को आप मैनेजर नहीं बना सकते। स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जो जिस काबिल होता है उसको उसी काम के लिए रखा जाता है। श्रम का विशेष विभाजन, तो श्रम का विशेष विभाजन मतलब जो जिस लायक होगा उसको उसी के लिए रखा जाएगा। इफिशियंसी, क्षमता, तो इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी क्षमता बहुत होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है रेशनल लीगल अथॉरिटी के बेस पे होती हैं, और सारी चीज़ें जो है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक भी है ब्यूरोक्रेसी। ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी हैं और आइडियल टाइप भी है ब्यूरोक्रेसी की। तो दोनों चीज़ें आपसे पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकता है तब भी आपको ये याद रखना है, और आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की पूछ सकता है तब भी आपको ये याद रखना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड। उसके बाद आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी किसको कहते हैं, अधिकार किसको कहते हैं। वेबर डिस्कशन ऑफ अथॉरिटी रिलेशन आल्सो प्रोवाइड इनसाइट इनटू व्हाट इज हैपनिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो वेबर जब अथॉरिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, लोग क्यों एक अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक, प्राधिकार संबंधों की वेबर की चर्चा आधुनिक विश्व में क्या हो रहा है। तो प्राधिकार संबंधों की वेबर की जो चर्चा है वो आधुनिक विश्व में क्या हो रहा है इसकी भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक, इसके बारे में भी बताता है। वेबर मतलब अधिकार के बारे में जब बात करते हैं तो जो आधुनिक विश्व है उसमें क्या हो रहा है उसके बारे में भी बताते हैं। जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में भी एक इंसाइट, इंसाइट मतलब उससे रिलेटेड भी वो बताते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने डेवलप किए कि क्यों जो है अथॉरिटी को मानते हैं। ऑन व्हाट बेसिस डू मेन एंड वीमेन क्लेम अथॉरिटी ओवर अदर, किस बेस पे लोग एक आदमी जो है अपनी अथॉरिटी जो है दूसरे के ऊपर बना पाता है। किस बेस पे एक आदमी, जो भी एक आदमी जो अथॉरिटी जिसके पास है उसको अथॉरिटी किस बेस पे मिल रही है, वो दूसरे के ऊपर अपनी अथॉरिटी कैसे थोप पाता है, किस आधार पर पुरुष और महिलाएं दूसरों पर अधिकार का दावा कर पाते हैं। वाई डू मेन एंड वीमेन को गिव ओबीडियंस टू अथॉरिटी फिगर, पुरुष और महिलाएं प्राधिकरण के आंकड़ों का पालन क्यों करते हैं, मतलब जिनके पास अथॉरिटी है आप उनकी बात क्यों मानते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड वेबर ने अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट। He uses the ideal type to begin to address these questions, सारी चीज में इनका आइडियल टाइप, क्योंकि वो
आइडियल टाइप इनकी मेथोडोलॉजी है, उसी के बेस पे वो रिसर्च ही कर रहे हैं। He uses the ideal type to begin address these questions। अब ये दो जो क्वेश्चन है कि लोग कैसे अपनी अथॉरिटी बनाए रख पाते हैं और लोग अथॉरिटी की बात मानते क्यों हैं, ये समझने के लिए उन्होंने आइडियल टाइप दिया। वेबर डिस्टिंग्विशेस थ्री मेन टाइप ऑफ अथॉरिटी। वो इन सवालों का समाधान शुरू करने के लिए आदर्श प्रकार का उपयोग करते हैं। तो इन समस्या जो सवाल हैं उनका समाधान पाने के लिए उन्होंने आदर्श प्रकार का प्रयोग किया। वेबर ने सत्ता के 3 मुख्य प्रकारों की पहचान की और वो 3 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। अब जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी मतलब जो पादरी वगैरह होते हैं, साधु वगैरह होते हैं, वो सब क्या है, या मौलाना वगैरह होते हैं, ये सब क्या है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी इनके पास होती है। आप मतलब जो आपकी जनरेशन है, अपर जनरेशन, वो इन चीज़ों को मानती चली आ रही है, इसीलिए आप भी उनको मानते हैं। ठीक, वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी के बेस पे होती है। आप अपने बड़ों को क्यों मानते हैं, बड़ों की बात क्यों मानते हैं, या बड़े आपके ऊपर जो अथॉरिटी क्यों जमा पाते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है और उनके पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है जिस बेस पे आप उनको मानते हैं। ठीक, पारंपरिक प्राधिकरण, आप साधु वगैरह, मौलाना या पादरी वगैरह की बात क्यों मानते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, आपकी परंपरा है। परंपरा के बेस पे उनको अधिकार दिया गया है और इसीलिए वो अधिकार अपना यूज करते हैं और आप इसीलिए उनके अधिकार को स्वीकार करते हैं। रेशनल लीगल अथॉरिटी, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स हो गए, तो ब्यूरोक्रेट्स जो है उनको लीगली उनको वो अथॉरिटी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये अथॉरिटी दिया है। एक जज जो है जो फैसला देता है, लोग उसको क्यों मानते हैं, जज के पास अथॉरिटी दी, किसने दिया ये फैसला सुनाने के लिए या मतलब किसी भी केस को सुनने के लिए, उनके पास ये अथॉरिटी कहाँ से आई, लीगल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और जो है लीगल तरीके से, रेशनल लीगल तरीके से वो अथॉरिटी पाता है और इसीलिए लोग उसकी अथॉरिटी को मानते हैं। तर्कसंगत कानूनी प्राधिकरण, तर्कसंगत कानूनी प्राधिकरण मतलब वो तर्कसंगत वहाँ पे पहुँचा हुआ है, वो उतना पढ़ाई किया है, उसने जुडिशियल का एग्जाम क्वालिफाई किया है, इसीलिए वो जज बना और कानून ने उसको ये अधिकार दिया और उसी अधिकार को वो जो है यूज कर रहा है। और आप उसके अधिकार को इसलिए मानेंगे क्योंकि आप भी कानून को मानते हैं। कानून को मानेंगे तो कानून ने भी उसको अधिकार दिया, इसलिए आपको उनके अधिकार को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक, करिश्मेटिक, करिश्मा, करिश्मा कहते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है किसी के, करिश्मा, आप किसी की बात क्यों मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है एक स्पेशल एबिलिटी होती है लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। जैसे गांधी जी की अथॉरिटी क्या है, करिश्मेटिक अथॉरिटी। आप गांधी जी की बातों को क्यों मानते हैं, क्योंकि गांधी जी एक करिश्मेटिक अथॉरिटी थे, उनके पास ये एबिलिटी थी। वो ट्रेडिशनल तो थे नहीं, मॉडर्न जमाने के थे, ठीक, ट्रेडिशनल नहीं थे, लेकिन उनके पास एक करिश्मा था कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकते थे, लोगों से अपनी बात मनवा सकते थे। तो एक एबिलिटी होती है, इसमें क्या है, आपकी एबिलिटी होती है और उस एबिलिटी के बेस पे आप लोगों के ऊपर अपनी अथॉरिटी थोप पाते हैं, उसी को करिश्मेटिक या करिश्माई अथॉरिटी कहा जाता है। करिश्माई से आप समझ गए होंगे, करिश्माई मतलब कि जो जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी हो, उसी को करिश्माई कहा जाता है। तो कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी होगी तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर गांधी जी के पास ऐसी एबिलिटी नहीं होती कि वो लोगों को इकट्ठा कर पाए तो आप उनको मानते ही नहीं, ठीक, लेकिन उनके पास एबिलिटी थी, वो कर पाए, इसलिए आप उनको मानते हैं। ये है 3 तरह की अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, रेशनल लीगल अथॉरिटी और करिश्मेटिक अथॉरिटी। तो ये आता है टीआरसी। टीआरसी और ये जो है इसका जो है कोड बना लीजिएगा जो भी होगा। तो इसका कोड है HIWPSC और एक्शन का जो है ZWAT। तो इस तरह से आप कोड बना के याद रखेंगे तो जल्दी आपको याद होगा और भूलता नहीं है जल्दी। जब आप कोड बना के या निमोनिक बना के आप याद करते हैं तो वो जल्दी याद होता है।
ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, या कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। आसान था आज, ज़्यादा मुश्किल क्लास नहीं किया। तो बताइए, कुछ क्वेश्चन हो या कोई चीज़ ना समझ में आई हो, क्लास से रिलेटेड पूछ सकते हैं। नहीं है तो फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।